और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी आज बिहार के सीवान जा रहे हैं, जहां वो लोगों को संबोधित करेंगे तो बिहार को करोड़ों की सौगात भी देंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, तो वहीं विपक्षी इसे लेकर निशाना साधते दिख रहे हैं। सुबह 11:50 के करीब पीएम मोदी सीवान पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और बिहार को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नई वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। मुजफ्फरपुर बेतिया के रास्ते पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम आवास योजना के 6,600 से अधिक मकानों के गृह प्रवेश समारोह में कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। 53,600 से ज्यादा लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी करेंगे। स्वच्छ पेयजल के लिए 3,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 500 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की आधारशिला रखेंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी के दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। पिछले 5 बार के चुनाव में लगभग उन्होंने बिहार आने का काम किया और 200 से भी ज्यादा भाषणें उन्होंने दिए। अगर वो अपने खुद के ही भाषणों को 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं की। पीएम जितनी बार आते हैं विकास की बात करते हैं, बिहार को सौगात देकर के जाते हैं। अब ऐसा किसी के रंगीन काले चश्मे को मैं साफ नहीं कर सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के तहत एक बड़ी पहल करेंगे। आपको बता दें कि गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मेहरोरा प्लांट में बने लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाकर आज प्रधानमंत्री रवाना करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना करने वाले हैं। गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मेहरोरा प्लांट में बनाया गया है। विदेश में बिहार का अब इंजन दौड़ेगा और आज का ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत महत्वपूर्ण। अगले 3 साल में कुल 150 इंजन निर्यात किए जाएंगे। साथ ही 150 इंजन के लिए 3,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिला था। गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मेहरोरा प्लांट में बनाया गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को इससे बढ़ावा मिल रहा है। तो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए अब इंडिया में ही जो निर्यात का कार्य है, जो बनावट का काम है, वो भी हो रहा है। इस वक्त हम बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा कारखाने पर हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप नीले रंग का ये लोकोमोटिव इंजन देख रहे हैं, ये डीजल आधारित इंजन देख रहे हैं, ये बनकर तैयार है और अगले 3 सालों में 150 ऐसे ही इंजन जो है वो अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य को जो है वो निर्यात किए जाएंगे। और आपको बता दें कि ये पहली बार है जब न सिर्फ गिनी गणराज्य बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं जिन्होंने इस इंजन में जो है वो अपनी दिलचस्पी दिखाई है। चाहे हम कजाकिस्तान की बात कर लें, कजाकिस्तान की ने भी जो है वो इस इंजन में जो है वो दिलचस्पी दिखाई है। मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, यह हम लोग का ख्वाब रहा है, ड्रीम रहा है और उसी ड्रीम की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। तो एक कैपेसिटी हम लोग के पास था। ओनली थिंग वी आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी आया, वी ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और बिहार को खास सौगात देने के बाद पीएम मोदी आज ही ओडिशा भी पहुंचेंगे। वहां बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर समारोह में शामिल होंगे और एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जोरदार तैयारियां की गयी। खुद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया, जरूरी निर्देश दिए। जनसभा से पहले यहां पीएम मोदी का भव्य रोड शो भी होगा। पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ऐसे में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पीएम मोदी के रोड शो की रिहर्सल भी की गई है। बंदोबस्त का उद्देश्य ये है कि माननीय प्रधानमंत्री को जो लोग देखने दूर दूर से आ रहे हैं वो पूरा सुगमता के साथ उनको देख सके और इसके साथ ही सुरक्षा के उच्चतम मापदंड भी कायम रखे जाए। रोड शो भुवनेश्वर एयरपोर्ट से शुरू होगा और कार्यक्रम स्थल यानी जनता मैदान तक होगा। शाम 4:15 पर प्रधानमंत्री जनता मैदान पहुंचेंगे। कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही 18,600 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
खुशी है, प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए हम लोग को पूरा तैयारी कर चुके हैं। भारी संख्या में लोग आएंगे और सरकार, मोहन मांझी का सरकार अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी का 11 साल का अच्छा काम, सरकार में भी अच्छा काम हुआ है। बात महाराष्ट्र की, जहां पर शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को सियासी तपिश बढ़ी हुई नजर आई। यहां एकनाथ शिंदे ने खुद को असली शिवसेना बताया, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर शिवसेना को तोड़ने का एक बार फिर आरोप लगाया है। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा नजर आया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ने इस दौरान शक्ति प्रदर्शन किया और खुद को बाला साहेब ठाकरे का असल उत्तराधिकारी बताया। एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि वही असल शिवसेना की अगुवाई कर रहे हैं। बाळासाहेबांनी ज्या काँग्रेसला आयुष्यभर विरोध केला, त्याच काँग्रेसच्या दावणीला शिवसेना बांधण्याचं काम पाप कुणी केलं आपल्याला माहित आहे, आणि त्याचबरोबर सत्तेसाठी लाचारी पत्करण्याचं काम कुणी केलं। एक और एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, तो अपने कार्यक्रम से उद्धव ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे पर जमकर पलटवार किया। दावा किया कि उनके कार्यकर्ता पैसों से नहीं बल्कि बाला साहेब के विचारों की वजह से उनसे जुड़े हैं। प्रश्न पडेल की एवढं सगळं केलं, एवढी माणसं फोडली, चिन्ह चोरलं, वडील चोरले, पक्ष फोडला, तरी शिवसेना संपत कशी नाही? हा उद्धव ठाकरे संपत कसा नाही? कारण त्यांना कल्पना नाहीये की शिवसेना प्रमुखांनी रक्त आटवून, विचार पेरून एक शिवसेना नावाचं वादळ निर्माण केलेलं आहे। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। इस विवाद के बाद पहली बार तेज प्रताप यादव सामने आए और एबीपी रिपोर्टर निधि श्री से उन्होंने बातचीत की। सुनिए। इस दौरान तेज प्रताप ने कहा कि वो हर साजिश को बेनकाब करेंगे। जो मेरे खिलाफ साजिश किया है तो उसको तो बेनकाब मैं करूँगा ही। जब हमारे पीछे अगर कोई लगा है, आज जो साजिश किया है वो नीचे गिरा है। जो अंतर है भगवान में और भक्त में, तो भगवान का स्पेशल आशीर्वाद रहता है भक्तों पे, तब भगवान के भक्त को ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते। तेज प्रताप ने इस दौरान चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई। क्या इस बार तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहते हैं? देखिए, अभी तो संगठन से हम बाहर हैं और मैं अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करता हूँ। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चुनाव लड़ेंगे भी तो हम उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे। चाहते हैं लड़? देखिए, लड़ना तो चाहते हैं, किसके मन में इच्छा नहीं होती है। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई दल या कोई परिवार उनकी भूमिका तय नहीं कर सकता। तेज प्रताप यादव ने ये भी लिखा कि उनकी खामोशी को मजबूरी न समझा जाए। भारी बारिश से बिहार के नवादा जिले में नदी नाले उफान पर हैं। कोलत झरने के बाहरी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में भी बारिश के बाद हालात पानी पानी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बिहार के नवादा जिले के जाने माने पर्यटन स्थल ककोलत झरने की, जो अब बारिश के बाद भयानक रूप अख्तियार कर चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से झरने में सैलाब आ गया, जिसके बाद पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ककोलत झरना खाली पड़ा है। हालात इस कदर खराब हैं कि 10 जून तक यहां आने पर रोक लगा दी गई। झरने के आसपास इस पानी का उफान देखकर हर कोई खौफजदा है। हालात को देखते हुए आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हालात नहीं बदले तो 20 जून तक पर्यटकों के आने पर रोक लग सकती है। भारी बारिश के बाद छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी सड़कें तालाब बन गई हैं। जगह जगह पानी भरा है। रफ्तार भरने वाली गाड़ियां रेंग रही हैं। 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद डोडकी नदी उफान पर आ गई है। जिस पुलिया से लोग आवाजाही करते हैं उसके ऊपर 4 फीट पानी बह रहा है। लोग इसी पुलिया पर जान खतरे में डालकर सफर कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ के पानी में एक गाड़ी खराब हो गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बहुत मुश्किल से बाहर निकाला गया। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन बारिश लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। बिहार के गया में भी अचानक से पानी बढ़ने से मुसीबत बढ़ गई। कुछ तस्वीरें बिहार के गया से सामने आई, देखिए। तस्वीरें गया की, जहां बारिश के बाद अचानक ही फाल्गु नदी उफान पर आ गई। देखते ही देखते नदी में पानी की रफ्तार बढ़ गई, जिसने आसपास के इलाके को अपने आगोश में ले लिया। इसी दौरान फाल्गु नदी पर बने पुल के नीचे कुछ लोग मौजूद थे जो बहाव के बीच फंस गए, जिसकी जानकारी मिलते ही अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम नाव से फाल्गु नदी में उतर गई। एसडीआरएफ जवानों की टीम मुस्तैदी दिखाते हुए नदी के पुल के नीचे फंसे लोगों तक पहुंच गई,
जिसके बाद लोगों को नदी से रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू हुई। सभी को रस्सी की मदद से पुल पर खींचा जाने लगा। वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। एसडीआरएफ जवानों ने एक एक कर सभी फंसे हुए लोगों को रस्सी के सहारे बचाया और तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों की माने तो लगातार हो रही बारिश की वजह से अचानक ही फाल्गु नदी का पानी बढ़ गया। हालांकि गनीमत रही कि वक्त पर लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें बचा लिया गया। वहीं महाराष्ट्र में भी मानसून की मार पड़नी शुरू हो गई है। कई जिले मूसलाधार बारिश से बेहाल हैं। पुणे में भी भारी बारिश के बाद कई स्थानों पर हालात बिगड़ गए। हाईटेक शहर में हर जगह तालाब जैसा मंजर दिखाई देने लगा। पुणे में तेज बारिश शुरू हुई और जगह जगह जलभराव हो गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि मंदिर का सिर्फ गुंबद ही नजर आ रहा है, जबकि मंदिर का निचला हिस्सा जल समाधि ले चुका है। तेज बारिश के बाद इंद्रायणी नदी में उफान आ गया। घाट पर नहाने गया एक लड़का पानी में बहने लगा, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। बारिश के चलते कई गांव का संपर्क टूट गया है। नदी नाले उफान पर और सड़कें दरिया बन चुकी हैं। ये हिंजेवाड़ी से सटे भोयनावाड़ी इलाके की तस्वीर है, जहां गाड़ियां सड़कों पर तैरती नजर आई। इस बीच पंचवटी इलाके में एक बड़ा पेड़ भी गिर गया और इस हादसे में एक छात्र गंभीर तौर पर जख्मी हो गया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने खड़क वासला बांध से 2000 क्यूसेक की दर से पानी नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी कर दी है। पुणे में हर साल बारिश के बाद ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं। वहीं शुरुआती बारिश के बाद जिस तरह से पुणे में हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, उससे स्थानीय लोग बेहद खौफजदा हैं। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी बारिश के बाद हालात खराब दिख रहे हैं। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, तो यूपी के मथुरा में भी बारिश के बाद हालात खराब होते नजर आए। रांची में पानी सड़कों से होता हुआ लोगों के घरों में घुस गया है। कमरे तालाब बन चुके हैं, जिसमें घर के अंदर रखे सामान तैर रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आसमान से आई इस आपदा से निपटा कैसे जाए, क्योंकि जिन्हें निपटना था वो साल भर सोते रहे। न नालों की सफाई हुई और न ही सड़कों का ड्रेनेज सिस्टम सुधारा गया। नतीजा ये कि पानी घरों में घुस चुका है। बाहर सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। कुछ गाड़ियां तो खराब भी हो गई हैं, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकाला गया। इस हालात में नगर निगम के सारे दावे फेल हो चुके हैं। वहीं मथुरा में भी आसमानी आफत ने इस कदर कहर मचाया कि जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी में डूबी हुई सड़क नजर आएगी। हालात इस कदर खराब है कि सवारियों से भरी बस अंडरपास में खराब हो गई। यात्री काफी देर तक इसमें फंसे रहे। अब जरा इस ट्रैक्टर को देखिए, जिसकी हिम्मत ने पानी के आगे जवाब दे दिया। बाद में फोन पर मदद मांगी, तब कहीं जाकर इसे बाहर निकाला गया। भूतेश्वर अंडरपास, पुराना बस स्टैंड अंडरपास और बीएस रोड सब इस वक्त डेंजर जोन में है। बारिश की मार पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक दिख रही है। पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा जिला और पुरुलिया में भी बारिश से हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी पहली ही बारिश के बाद प्रशासन की पोल खुल गई। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की, जहां पर बारिश के बाद नदियों का उफान लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया। नाले के तेज बहाव में यहां एक कार फंस गई, जो बहने ही वाली थी, लेकिन इसके पहले ही स्थानीय लोगों ने कार को बचाने के लिए कवायद शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद कार को पानी के तेज बहाव से निकाला और रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। वहीं बांकुड़ा के कई इलाकों में जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किल में इजाफा देखने को मिल रहा है। कई जगह ट्रक और बड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबे दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी नदी नाले उफान पर, कई जगहों पर पानी सड़कों तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों को अब बाढ़ की फिक्र सता रही है। कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। वहीं मौसम की करवट से कई जगह रास्ते बंद हो गए। यूपी के सोनभद्र में भी पहली बारिश ने प्रशासन के पोल खोल कर रख दी है, जहां बारिश के बाद जलभराव से लोग परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर पानी का कब्जा हो चुका है और रास्ते बंद हो गए। रोडवेज बस जैसी गाड़ियां भी पानी के बीच फंसकर खराब हो गईं और कई दूसरी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश के बाद होने वाला कीचड़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। ऐसे में लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदार मनमानी बंद करो, बंद करो। तस्वीरें रतलाम के कस्तूरबा नगर इलाके की हैं, जहां पर बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भर गया है और लोगों को इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इसकी शिकायत पर भी प्रशासन नहीं जागा, तो लोगों ने अपने तरीके से इसका विरोध शुरू कर दिया। लोग सड़क पर हुए गड्ढे में भरे पानी के बीच बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क बनाने में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
और दावा किया कि उनकी तमाम शिकायतों पर ना तो सुनवाई की जा रही है और ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। नाला है पीछे जो बना हुआ है, ये खुदा हुआ है, इस पर पाइप नहीं डाले जा रहे टाइम पर। और सबसे बड़ी अनियमितता तो यह है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा पानी गिरने के बाद, इतने लोगों के रिपसने के बाद भी मोहर्रम और चूड़ी डालने का कार्य भी ठेकेदार नहीं कर रहा है। लोगों की माने तो सड़क बनाने वाले ठेकेदार ने इसे बनाने में जमकर भ्रष्टाचार किया है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ हादसे भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क बनाने के नाम पर रास्ते को खोद डाला गया, जिसमें बारिश की वजह से जमा कीचड़ उनके लिए परेशानी और हादसे का सबब बन गया है। बावजूद इसके सरकारी अफसरों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। यूपी के गाजियाबाद में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने गुरुवार को 2 अलग अलग जगहों पर बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, जो अंकुर नाम के युवक की हत्या में शामिल थे। गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पहले आरोपी का नाम शिवम उर्फ शैंकी है, जिस पर अपने ही दोस्त को अगवा कर उसकी हत्या का आरोप है, जबकि दूसरा बदमाश उसका साथी सोनू उर्फ मोटा है, जिसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की थी। दोनों ही बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को पैर में गोली लगी। गिरफ्तार बदमाशों में शिवम उर्फ शैंकी और उसके 2 दोस्तों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी, जिसने 7 और 8 जून की दरमियानी रात को अंकुर नाम के युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। अंकुर का शव हिंडन नदी के पास से बरामद हुआ था। पुलिस ने शैंकी और सोनू के पास से पिस्तौल भी बरामद की है। अभियुक्त शैंकी और शिवम को पुलिस हिरासत में लिया गया। उससे उक्त घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि विगत 7/8 जून की रात्रि को 3 अभियुक्तों शैंकी और शिवम, सौरभ एवं सोनू, इन तीनों ने मिलकर अंकुर का अपहरण किया था और उसे गोली मारकर पुल से नीचे हिंडन नदी में फेंक दिया था। उत्तर प्रदेश के महोबा में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासनिक टीम और लोगों के बीच जमकर कहासुनी हो गई और इस दौरान एसडीएम के रवैये को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अरे चढ़ाओ यार, लेके आओ, ऐसे ही होगा। आप शिकायत करें उनके देख रही आप मुझे तो मैं चेयरमैन के ऊपर चढ़ाऊंगा गाड़ी। ये कहासुनी महोबा के चरखारी इलाके में हुई, जहां पर एसडीएम पुलिस बल के साथ अवैध कब्जे को हटाने पहुंचे थे। यहां इस घर में रह रही महिलाओं ने घर गिराने का विरोध किया तो एसडीएम प्रदीप कुमार भड़क गए और बुलडोजर चढ़ाने की बात कहने लगे। महिलाओं ने अपने आशियाने को बचाने की भरपूर कोशिश की। वो घर के आगे लेट तक गयी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नहीं माने। महिलाओं को जबरन हटाया गया। विरोध करने वाले एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी की गई और जबरन इनके आशियाने पर बुलडोजर चला दिया गया। वहीं इस मामले में सबसे खास रहा अधिकारियों का बर्ताव, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये एक प्रयोजित था इनका कि शासकीय कार्य में कैसे बाधा उत्पन्न की जाए। जब आपको सूचित था तो महिलाओं को लाने की क्या जरूरत थी वहाँ पे। लोगों का कहना है कि कई प्रभावशाली लोगों ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, जबकि गरीबों के आशियाने पर धड़ल्ले से बुलडोजर चलाया जा रहा है। कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच हुए विवाद के बाद सरकार ने सीएमओ को सस्पेंड कर दिया है और अब इस कार्रवाई के बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। सस्पेंड किए गए सीएमओ ने कानपुर के डीएम पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सस्पेंड किए गए सीएमओ हरदत्त नेमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह उनसे पैसे की डिमांड किया करते थे। आरोप ये भी है कि डीएम जितेंद्र प्रताप ने कई बार जाति सूचक गालियां दी। सबके सामने मुझे दलील कर देना, मुझे जाति सूचक सब कुछ बोला जाता है। सस्पेंड किए गए सीएमओ ने यह भी आरोप लगाया कि डीएम लगातार गलत काम करने के लिए दबाव बनाते थे। अब हरदत्त नेमी ने कोर्ट जाने की बात कही है। 2 दिन पहले ग्रेटर नोएडा में हुए सुपर बाइक के एक्सीडेंट का एक वीडियो सामने आया है। हादसे में एक युवक और युवती की मौत हो गई थी और सीसीटीवी की तस्वीरें अब डराने वाली सामने आई हैं। हादसे के पीछे तेज रफ्तार को वजह माना जा रहा है। सीसीटीवी में सोमवार की देर रात 1:56 का समय दिख रहा है। अचानक तेज रफ्तार बाइक बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए सामने लगी गोल घेरे वाली बैरिकेडिंग में घुस गई। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सीसीटीवी में दिखाई भी नहीं दे रही। सिर्फ लाइट से समझ में आ रहा है कि कोई गाड़ी दौड़ रही है। रफ्तार कितनी रही होगी उसे सड़क पर छिटक कर दूर गिरी बैरिकेडिंग से समझा जा सकता है। बैरिकेडिंग से टक्कर के बाद आगे की बैरिकेडिंग में टकराते समय बाइक में आग लग गई और वो अंदर 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। यह हादसा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 4 मूर्ति गोल चक्कर के पास हुआ था।
जिसमें प्रयागराज के रहने वाले 28 साल के अंकुर सिंह और 25 साल की कशिश की जान चली गई। अंकुर अपनी 10 लाख रुपए की डुकाटी बाइक पर अपनी दोस्त के साथ राइड पर निकला था। हादसे के समय दोनों ने हेलमेट भी नहीं लगा रखे थे और यही वजह थी कि जैसे ही हादसा हुआ दोनों इसकी चपेट में आ गए और इसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हादसा कितना भीषण था, जहां अल्टो कार डंपर के अगले हिस्से में फंसी दिख रही है। इस हादसे को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। चश्मदीदों की माने तो हादसा कार का टायर फटने की वजह से हुआ, जिससे ये कार बेकाबू होकर दूसरे लेन में घुस गई, जहां सामने से आ रहे डंपर से इसकी टक्कर हो गई। इस हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। कार सवार प्रयागराज से कानपुर की ओर जा रहे थे, जहां अचानक ही कार का टायर फट गया। हादसे के बाद कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया और क्षतिग्रस्त हो चुकी कार को सड़क के किनारे रखा गया। प्रयागराज से फतेहपुर कानपुर की ओर जाने वाली एक अल्टो गाड़ी एकाएक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और वह दूसरे लेन में आ गई। सामने से डंपर गाड़ी जा रही थी, उससे टकराने के कारण गाड़ी में सवार 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए। हादसा ककोड़ा नेशनल हाईवे 2 पर हुआ, जहां हादसे की वजह से काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। जिस डंपर की चपेट में आकर कार हादसे का शिकार हुई, पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया है। वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।